एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। बताइए। स्कूल का वो पहला दिन या फिर वो पल जब पहली बार किसी बड़ी सी भीड़ के सामने भयानक शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो। ओहो, वो तो कोई नहीं भूलता। बिल्कुल। या फिर किसी बहुत बड़ी पर्सनल अचीवमेंट का वो जादुई दिन। मतलब ये ऐसे पल हैं जो दिमाग में बिल्कुल साफ साफ छपे रहते हैं, एक हाई डेफिनेशन तस्वीर की तरह। हाँ बिल्कुल। उस वक्त हवा में कैसी महक थी, दिल कितनी जोर से धड़क रहा था, सब याद रहता है, दशकों बाद भी। लेकिन क्या किसी को ये याद रहता है कि पिछले मंगलवार को लंच में ठीक ठीक क्या खाया था? हंसने की बात नहीं है, पर मुझे तो कल का लंच भी ठीक से याद नहीं है। एग्जैक्टली। या फिर पिछले महीने के किसी आम से बुधवार की सुबह हम क्या सोच रहे थे? शायद बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो ये मानव मस्तिष्क की एक बहुत ही हैरत अंगेज स्थिति है। इस विषमता या कह लें एसिमेट्री पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं तो जिंदगी भर के लिए हमारे जहन में घर कर जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो बस कुछ ही मिनटों में हवा हो जाती हैं। तो हमारा दिमाग हर इन्फॉर्मेशन को एक बराबर अहमियत क्यों नहीं देता? यही वो सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा है। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मकसद भी सिर्फ ये समझना नहीं है कि हम चीजें क्यों भूलते हैं, बिल्कुल, बल्कि ये डिकोड करना है कि कैसे हम अपनी यादों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम डॉक्टर चरण रंगनाथ की बेहद शानदार किताब वाई वी रिमेंबर और इससे जुड़ी लेटेस्ट न्यूरोलॉजिकल रिसर्च पर बात कर रहे हैं। और इस किताब से एक बात जो सबसे ज्यादा गहराई से उभर कर आती है, और जिसे मैं चाहता हूं कि हम सब बहुत ध्यान से सुने, वो ये है कि मेमोरी यानी हमारी याददाश्त सिर्फ अतीत को संभाल कर रखने वाला कोई गोदाम नहीं है। मेमोरी सिर्फ पास्ट नहीं होती, मेमोरी आपकी आइडेंटिटी बनाती है। ये बहुत ही गहरी बात है ना? इस विचार को अगर थोड़ा आगे ले जाएं तो हम पाएंगे कि हम हमेशा याददाश्त को एक बहुत ही सीमित नजरिए से देखते आए हैं। मतलब एक पैसिव रिकॉर्ड की तरह। एग्जैक्टली। हम सोचते हैं कि इसका काम सिर्फ पुरानी बातों का रिकॉर्ड रखना है, लेकिन असल में ये हमारी पूरी कहानी बहुत ही एक्टिव तरीके से लिख रही होती है। तो इसका मेन पर्पस पास्ट को बचाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका पर्पस है पिछले तजुर्बों का डेटा इस्तेमाल करके हमें फ्यूचर के लिए तैयार करना। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, कोई इतिहास की किताब नहीं। इस पूरी प्रोसेस को गहराई से समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले उस बड़े मिथक को तोड़ना जरूरी है जिस पर लगभग हम सब यकीन करते हैं। आप उस वीडियो कैमरा वाली बात कर रही हैं? हाँ, अक्सर यही माना जाता है कि मेमोरी एक वीडियो कैमरे की तरह काम करती है। मतलब जो कुछ भी हुआ वो दिमाग की किसी हार्ड ड्राइव में एकदम एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड हो गया, और जब मन किया उसे रीप्ले कर लिया। एक रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण की निरंतर प्रक्रिया है। जब भी हम किसी पुरानी घटना को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उस घटना को किसी वीडियो फाइल की तरह जस का तस प्ले नहीं करता। मतलब वो टुकड़े जोड़ता है। बिल्कुल सही। घटना से जुड़े अलग अलग टुकड़े जैसे दृश्य, आवाजें और उस वक्त के एहसास, ये सब दिमाग के अलग अलग हिस्सों में बिखरे होते हैं। याद करते समय दिमाग उन टुकड़ों को इकट्ठा करता है और आज के नजरिए से उन्हें फिर से गढ़ता है। हाँ, वो उस समय की भावनाओं और बाद में मिले नए अनुभवों के आधार पर उस पल को दोबारा बनाता है। यानी जब हम पास्ट को याद करते हैं तो हम उसे उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं देख रहे होते। नहीं, हम आज के चश्मे से उसे अनजाने में एडिट कर रहे होते हैं। तो क्या हमारी यादें पूरी तरह से सटीक नहीं होती? वो हमारे आज के डर और भावनाओं से रंगी होती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के साथ बचपन में स्टेज पर कोई शर्मिंदगी भरी घटना हुई हो। कोई पोएम भूल जाना या कुछ ऐसा। हाँ, जब वो इंसान 20 साल बाद उस घटना को याद करता है तो उसका दिमाग उस दिन पहने हुए कपड़ों या वहां मौजूद लोगों के चेहरों की सटीक डिटेल्स शायद ही स्टोर करता है। तो दिमाग क्या सेव करता है? दिमाग असल में उस शर्मिंदगी की भावना और उस घबराहट को प्रायोरिटी देता है। और इसके बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं। बहुत गहरे, क्योंकि दिमाग ने उस शर्मिंदगी को सबसे अहम जानकारी मान लिया है। इसलिए जब भी वो व्यक्ति भविष्य में पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सोचता है तो वो पुराना डर और शर्मिंदगी अपने आप ट्रिगर हो जाती है। बिल्कुल, दिमाग वार्निंग दे रहा होता है कि पिछली बार जब हम इस सिचुएशन में थे तो बहुत बुरा लगा था, इसलिए इससे बचो। मतलब वो एक छोटा सा पल हमेशा के लिए पब्लिक स्पीकिंग का खौफ बन जाता है। हाँ, क्योंकि दिमाग सटीक फैक्ट्स के बजाय उस भावना को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि दिमाग की इस आदत की वजह से हमारे आसपास की बहुत सी चीजें प्रभावित होती हैं, खासकर वो आदत जहां दिमाग खाली जगहों को लॉजिक से भरने की कोशिश करता है, जिसे साइकोलॉजी में कन्फैबुलेशन कहते हैं। हाँ,
अगर मेमोरी केवल एक रिकंस्ट्रक्शन है तो दिमाग उन डिटेल्स का क्या करता है जो उसे याद नहीं आ रही? वो बस अपने हिसाब से कहानी पूरी करने के लिए जानकारी गढ़ लेता है। और इसका सबसे डरावना उदाहरण हमें कोर्ट रूम्स में देखने को मिलता है, आई विटनेस टेस्टिमनी में। चश्मदीद गवाहों के बयानों में। जी, समाज और कानून मानता है कि गवाह ने जो देखा वो अकाट्य सच है, लेकिन क्योंकि मेमोरी एक रिकंस्ट्रक्शन है, ये बेहद अविश्वसनीय हो सकती है। कोई उदाहरण? मान लीजिए एक सड़क दुर्घटना हुई है, दो अलग-अलग लोग उसे देख रहे हैं। जब उनसे पूछताछ होती है तो वकीलों द्वारा पूछे गए सवालों का तरीका ही उनकी याद को बदल सकता है। कैसे? अगर पूछा जाए कि जब गाड़ियां आपस में टकराईं तो उनकी रफ्तार क्या थी, या पूछा जाए कि जब गाड़ियां चकनाचूर हुईं तो रफ्तार क्या थी। ओ, सिर्फ चकनाचूर शब्द का इस्तेमाल। बिल्कुल, ये एक शब्द गवाह के दिमाग में दुर्घटना की तीव्रता को बढ़ा सकता है और वे पूरी ईमानदारी से गलत रफ्तार बता सकते हैं। वो झूठ नहीं बोल रहे होते। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे, बस उनके दिमाग ने उस घटना की जो याद रिकंस्ट्रक्ट की है वो बाहरी जानकारी से बदल चुकी है। ये सच में बहुत हैरान करने वाली बात है कि हमारी यादें इतनी आसानी से भारी बातों से इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। बहुत आसानी से। अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। इस पूरी याद रखने और रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस में एक चीज जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है वो है हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। जो पल बहुत ज्यादा भावुक होते हैं वे इतनी मजबूती से क्यों याद रहते हैं? इसका एक न्यूरोलॉजिकल कारण है। अमिगडाला। हाँ, हमारे दिमाग में भावनाओं को प्रोसेस करने वाला एक केंद्र होता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं। और यहाँ जो सबसे अहम मैकेनिज्म काम कर रहा है वो एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के बीच की बातचीत है। हिप्पोकैम्पस जहां नई यादें बनती हैं। एग्जैक्टली। जब भी कोई घटना इमोशनली बहुत इंटेंस होती है, चाहे वो गहरा दुख हो, बहुत ज्यादा खुशी हो या अचानक लगा कोई डर, तो एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। और वो हिप्पोकैम्पस को सिग्नल भेजता है। हाँ, वो एक न्यूरोकेमिकल सिग्नल भेजता है जो हिप्पोकैम्पस को साफ निर्देश देता है कि ये घटना नॉर्मल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत मजबूती से एनकोड किया जाना चाहिए। मतलब भावनाएं हमारी यादों के लिए एक हाइलाइटर की तरह काम करती हैं। बहुत सही कहा आपने। जैसे किताब पढ़ते वक्त हम जरूरी लाइनों को पीले रंग से हाईलाइट कर देते हैं, वैसे ही दिमाग भावनाओं के जरिए जरूरी यादों को हाईलाइट कर देता है। और इसके पीछे पक्के तौर पर एक एवोल्यूशनरी रीजन रहा होगा। बिल्कुल। इंसान के सर्वाइवल के लिए उन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी था जो खतरे या इनाम से जुड़ी थी। प्राचीन काल में अगर किसी को याद नहीं रहता कि किस रंग के सांप से खतरा है, तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन था। हाँ, इसलिए खतरे या खुशी से जुड़ी तीव्र भावनाओं को याद रखना हमारी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे हम नेगेटिविटी बायस भी कहते हैं। दिमाग पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव घटनाओं को तवज्जो देता है। लेकिन आज के इस मॉडर्न समाज में इस हाइलाइटर वाले मैकेनिज्म का एक बहुत ही डार्क पहलू भी सामने आता है। आप ट्रॉमा की बात कर रही हैं? हाँ, ट्रॉमा यानी गहरा मानसिक आघात। कोई दर्दनाक याद सालों तक बल्कि पूरी जिंदगी एक इंसान पर हावी रह सकती है, क्योंकि वो नेगेटिव फीलिंग न्यूरोलॉजिकल लेवल पर इतनी मजबूती से सेव हो जाती है कि कोई भी छोटी सी बात, कोई गंध या कोई आवाज उस पूरे अनुभव को फिर से ट्रिगर कर सकती है। इंसान को लगता है जैसे वो घटना आज इसी पल दोबारा घट रही है। इसी पर काम करता है। बिल्कुल। उनके एल्गोरिदम डर, गुस्से और शौक जैसी तीव्र भावनाओं को भड़काने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। जब कोई इंसान ऐसा कंटेंट देखता है जो उसे गुस्सा दिलाता है या डराता है, तो उसका अमिगडाला ट्रिगर हो जाता है। और यही वजह है कि पोलराइज करने वाले या भड़काने वाले विचार रातों रात वायरल हो जाते हैं। वे हमारे दिमाग पर इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं कि इंसान बार बार उस प्लेटफॉर्म पर वापस जाने के लिए मजबूर हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। नहीं, ये एक जानबूझकर किया गया डिजाइन है जो हमारे दिमाग के उस प्रिमिटिव सिस्टम को हैक कर रहा है जो लाखों साल पहले जंगलों में जिंदा रहने के लिए बना था। इस टेक मैनिपुलेशन को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यादें सिर्फ जानकारी नहीं है। डॉक्टर रंगनाथ की रिसर्च में जो बात मुझे सबसे ज्यादा गहराई से छू गई वो ये है कि हम अपनी जिंदगी को यादों से बनी एक कहानी की तरह देखते हैं। नैरेटिव आइडेंटिटी, हमारी कथात्मक पहचान। हाँ, जो बातें हम प्रमुखता से याद रखते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती हैं। और ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे बचपन में बार बार ये कहा जाता है कि वो पढ़ाई में कमजोर है। वो बच्चा उन शब्दों को सुनता है और वे उसकी यादों में गहराई से बस जाते हैं। और क्योंकि हमारा दिमाग एक कंसिस्टेंट कहानी बुनना चाहता है, वो बच्चा इस नेगेटिव याद को अपनी कहानी का मेन हिस्सा बना लेता है। जो आप याद रखते हो वही आप बन जाते हो। जो आप याद रखते हो वही आप बन जाते हो। बिल्कुल। और इसके रिजल्ट्स फ्यूचर में बहुत साफ दिखते हैं। जब वो इंसान बड़ा होता है
तो वो उसी गढ़ी हुई आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करता है। वो नई चुनौतियों से घबराता है। हाँ, बड़े करियर के मौके लेने से पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके अंदर की वो पुरानी यादों से बार बार यही कहानी सुना रही है कि तुम तो कमजोर हो। एक पुरानी याद एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। और यहीं पर डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही खतरनाक पहलू सामने आता है, क्योंकि यादें फ्लेक्सिबल होती हैं और हमारी पहचान तय करती हैं। कुछ लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। गैसलाइटिंग। हाँ, गैसलाइटिंग। इसमें एक इंसान जानबूझकर सामने वाले की यादों और रियलिटी पर सवाल उठाता है। वे लगातार सामने वाले को उसकी पुरानी गलतियों और कमजोरियों की याद दिलाते रहते हैं। और कभी-कभी तो उन घटनाओं को ऐसे पेश करते जो कभी हुई ही नहीं थी। समय के साथ पीड़ित इंसान अपनी ही याददाश्त और अपनी ही आइडेंटिटी पर शक करने लगता है। उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। ये यादों की ताकत का एक बेहद डरावना इस्तेमाल है। ये बहुत भयावह है, लेकिन इसके प्रति अवेयर होना ही बचाव का पहला कदम है। और यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव सॉल्यूशन भी है, जिससे साइकोलॉजी में रीफ्रेमिंग कहते हैं। रीफ्रेमिंग, हाँ। हमें यह समझना होगा कि यादों से जुड़े जो अर्थ हैं, वे पत्थर की लकीर नहीं होते, वे परमानेंट नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें ये पार देती है कि हम पुरानी यादों को एक नया नजरिया दे सकें। रीफ्रेमिंग का सीधा सा मतलब है अपनी कहानी का राइटर खुद बनना। अगर किसी पुराने घटना ने एक नेगेटिव आइडेंटिटी दी है, तो कॉन्शियसली उस घटना को एक नया मीनिंग दिया जा सकता है। जैसे कोई खुद से कहे कि हाँ, मैं उस समय फेल हुआ था, लेकिन उस फेलियर ने मुझे ये सिखाया कि मुझे किस रास्ते पर नहीं जाना है। बिल्कुल। उसने मुझे ज्यादा रेजिलिएंट बनाया। घटना के फैक्ट्स वही रहते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ दिमाग में रिकंस्ट्रक्ट होता है, वो बदल जाता है। इस तरह हम अपनी पहचान की कहानी को फिर से लिखकर अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। ये विचार सच में बहुत लिबरेटिंग है। बहुत ज्यादा। अब जब हम दिमाग के काम करने के तरीके की बात कर रहे हैं, तो एक और पहलू पर बात करते हैं, जिसे अक्सर एक बहुत बड़ी खामी या बग माना जाता है। भूलने की आदत। हाँ, हम अक्सर खुद को कोसते हैं ना कि यार मेरी याददाश्त कितनी खराब है, मैं चीजें भूल जाती हूँ। लेकिन विज्ञान कहता है कि भूलना कोई बीमारी नहीं है, ये तो दिमाग के सही तरीके से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक शानदार इवोल्यूशनरी फीचर है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचने के लिए। एग्जैक्टली। सोचिए अगर हमारा दिमाग हर छोटी बड़ी बात को याद रखने लगे, किसी बोरिंग मीटिंग का हर एक शब्द, बस स्टॉप पर खड़े हर अनजान इंसान का चेहरा, तो दिमाग में सूचनाओं का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा कि कुछ भी प्रोसेस करना नामुमकिन हो जाएगा। भूलना असल में दिमाग को एक क्लैरिटी देता है। इसे कंप्यूटर साइंस के नजरिए से देखें तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक रैम की तरह काम करती है, जहां करंट काम की जानकारी होती है। हाँ, लेकिन हर चीज को लॉन्ग टर्म स्टोरेज यानी हार्ड ड्राइव में सेव नहीं किया जा सकता। सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो दिमाग गैर जरूरी फाइलों को डिलीट करता रहता है। के लिए जगह बनी रहे। और इस साफ सफाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है हमारी नींद। जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग एक्टिव रहता है। बहुत एक्टिव, खासकर डीप स्लीप और आरईएम स्लीप के दौरान। वो दिन भर की यादों को छांटने का काम कर रहा होता है। वो तय करता है कि किसे लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना है और किसे हटाना है, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं। हाँ, इस प्रोसेस में न्यूरल पाथवे या तो मजबूत होते हैं या फिर सिनेप्टिक प्रूनिंग के जरिए मिट जाते हैं। नींद के बिना नई यादें बनी नहीं सकती। लेकिन एक और चीज है जो इस पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर सकती है, क्रॉनिक स्ट्रेस, लगातार रहने वाला तनाव। आज की भागदौड़ में स्ट्रेस नॉर्मल लगता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल लेवल पर ये एक जहर की तरह काम करता है। कॉर्टिसोल की वजह से। हाँ, जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगता है। ये सीधे तौर पर हिप्पोकैम्पस की न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, जहां यादें बनती हैं। बिल्कुल। लंबे समय तक बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हिप्पोकैम्पस के साइज को सचमुच सिकोड़ सकता है। बाप रे। इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने वाले लोगों को चीजें याद रखने में या सही शब्द ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। ये कोई वहम नहीं है, एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। तो अब जब हमने मेमोरी के बढ़ने, भावनाओं के असर और स्ट्रेस जैसे दुश्मनों को समझ लिया है, तो सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। जरूर। हम साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीकों से अपनी याददाश्त कैसे सुधार सकते हैं, और वो भी बिना रट्टा मारे, क्योंकि रटना तो दिमाग के लिए सबसे अननेचुरल है। याददाश्त सुधारने का सबसे पहला तरीका है नई जानकारी के साथ मीनिंग और इमोशन को जोड़ना। सूखे फैक्ट्स याद नहीं रहते। बिल्कुल नहीं। नई जानकारी को हमेशा किसी मौजूदा स्कीमा यानी आपके पुराने नॉलेज बेस से जोड़ना चाहिए,
किसी नए टॉपिक को किसी दिलचस्प कहानी से या अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ने पर वो दिमाग में गहराई से दर्ज हो जाती है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फोकस्ड अटेंशन। आजकल हम मल्टीटास्किंग को बहुत बड़ा स्किल मानते हैं। एक ही टाइम पे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस साफ कहता है कि इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता। वो बस बहुत तेजी से टास्क स्विच कर रहा होता है। एग्जैक्टली और इस प्रोसेस में अटेंशनल ब्लिंक होता है। ध्यान शिफ्ट करते समय दिमाग कुछ मिलीसेकंड्स के लिए नई जानकारी को प्रोसेस करना ही बंद कर देता है। मतलब जानकारी बस शॉर्ट टर्म मेमोरी से टकराकर वापस लौट जाती है, लॉन्ग टर्म में कभी पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद रखने के लिए उस पर बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरा फोकस करना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ डेली हैबिट्स बनाई जा सकती हैं, जैसे रोजाना सिर्फ 5 मिनट जर्नलिंग करना। बहुत असरदार है। दिन भर की अहम बातों को याद करके लिखना न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है। एक और बेहतरीन तरीका है फेनमैन टेक्निक। मतलब नए सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को किसी और को सिंपल भाषा में समझाना। जब हम किसी और को कुछ समझाते हैं तो हमारे दिमाग को उस जानकारी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। वो याददाश्त में पक्की हो जाती है। और अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना भी तो जरूरी है। ये जो फोन के फालतू नोटिफिकेशंस बजते रहते हैं, उन्हें बंद रखना चाहिए। हर कुछ मिनटों में बजने वाला फोन आपके फोकस को तोड़ देता है। और हाँ, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं है, वो एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। बिल्कुल। तो हम इस पूरे डीप डाइव के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अगर हम इन तमाम रिसर्च और डॉक्टर रंगनाथ की बातों का निचोड़ निकालें तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि मेमोरी पास्ट का आर्काइव नहीं है, ये फ्यूचर का आर्किटेक्ट है। बहुत खूब कहा आपने। जो रिप्ले होता है वो स्ट्रेंथन होता है, और जो स्ट्रेंथन होता है वो आइडेंटिटी बन जाता है। जो रिप्ले होता है वो स्ट्रेंथन होता है, और जो स्ट्रेंथन होता है वो आइडेंटिटी बन जाता है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी ताकत और अपने पॉजिटिव अनुभवों से जुड़ी यादों को बहुत कॉन्शियसली चुनें। हमें ये तय करना होगा कि हम अपने दिमाग में किस कहानी को बार बार चलाना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों की कहानी या अपनी उस क्षमता की कहानी जिसने हमें मुश्किलों से बाहर निकाला। तो एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ते हुए हम इस एपिसोड को विराम देते हैं। चूंकि हमारी यादें ही ये तय करती हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं, तो क्या हम आज इस पल में सचेत रूप से ऐसे अनुभवों और विचारों का चुनाव कर रहे हैं जो फ्यूचर में हमारी वो पहचान बना सके जिस पर हमें वाकई गर्व हो? सोचने वाली बात है। ये समझना जरूरी है कि आज का हर नया तजुर्बा सिर्फ एक गुजरता हुआ पल नहीं है, वो उस इंसान की नींव रख रहा है जो हम कल बनने वाले हैं। इस सफर में हमारे साथ इतनी गहराई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो पावर बुक हब को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी किस याद ने आपकी आइडेंटिटी को सबसे ज़्यादा शेप किया है, और आप अगली बार किस किताब पर डीप डाइव सुनना चाहेंगे। पावर बुक हब पर बने रहने के लिए